देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर लोगों के मन में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग इनको मानते हैं तो कुछ इनको अंधविश्वास समझते हैं। आज की कड़ी में हम शत्रुनगर नाम के एक गांव की बात करने वाले हैं। इस गांव की एक बहुत ही पुरानी कहानी मशहूर है। इस कहानी को सुनने के बाद आज भी लोग डर से थर-थर कांप उठते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस गांव के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैरानॉर्मल है और अब ये गांव पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। इस गांव में अब कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि भले इस गांव में कोई हो या ना हो, लेकिन आज भी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आती हैं। तो आइए जानते हैं हम इस कहानी को रामदेव जी के पॉइंट से, जिन्होंने इस घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि ये तब की बात है जब हमारे गांव के अंदर खुशी का एक अलग ही माहौल छाया हुआ था। उन दिनों को जब मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ना जाने किस आदमी की नज़र हमारे गांव पर लग गई थी जो वो इतनी बुरी तरह से खंडर बन गया। हालांकि ये घटना उन्हीं दिनों के आसपास मेरे साथ हुई थी, जिसके बाद गांव का पूरा हुलिया ही बदल गया और धीरे धीरे गांव के अंदर सन्नाटा पसरने के साथ साथ लोगों की चहलकदमी कम हुई और लोग इस गांव को छोड़कर शहर में जाने लगे। उसका रीज़न यही था कि गांव के अंदर पिशाचों का राज होने लगा था। मगर गांव के इस तरह सुनसान होने का एक कारण था, वो था गांव के खाली स्थान पर पड़ने वाला एक रेलवे स्टेशन। हालांकि उस रेलवे स्टेशन पर लोगों की चहलकदमी कुछ ज़्यादा नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी उस स्टेशन को बहुत ही डरावनी नज़रों से देखा जाता था। लोग तो उस स्टेशन के नाम से भी खौफ खा जाते थे। एक रात ऐसे ही जब मैं अपने चाची के साथ उस स्टेशन के लिए रवाना हुआ था, दरअसल मुझे अपनी चाची और उनके बच्चों को छोड़कर वापस घर आना था। इन दिनों गर्मियों का मौसम था, तो ऐसे में रात का सफ़र अच्छा होता था। इसलिए मैंने अपनी चाची को सुझाव दिया था कि दिन की बजाय वो रात के वक्त निकल जाए, ताकि उनका सफ़र और भी बेहतर हो जाएगा। वैसे तो स्टेशन की दूरी यहाँ से थोड़ी ज़्यादा ही थी, लेकिन उन दिनों हमारे पास बाइक नाम की चीज़ तो देखने के लिए भी नहीं होती थी। इसलिए मैं अपनी चाची और उसके बच्चों को छोड़ने के लिए पैदल ही स्टेशन की तरफ रवाना हो गया था। इन दिनों मैंने उस स्टेशन के बारे में कुछ गुप्त बातें तो सुनी थी, जिनको सुनने के बाद सभी को ऐसा ही लगे कि वो स्टेशन ज़रूर भूतिया है। लेकिन मैं इन चीज़ों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं अपने चाचा और उनके बच्चों को छोड़ने के लिए निकल गया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसे में मैं अपने माथे से पसीना पोंछकर वहीं पर पड़ी हुई एक सीट पर बैठ गया। सामान को घसीटते घसीटते मुझे इस कदर थकावट हो चुकी थी कि मेरे माथे से पसीना टपकने लगा था। अभी मैं इधर उधर कुछ देख ही रहा था कि तभी वहां पर ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, और इस आवाज़ को सुनते ही मैंने अपनी चाची और उनके बच्चों को जल्दी से खड़ा कर दिया और फिर उनको ट्रेन में बैठा दिया। अब मैं वहाँ से वापस निकलने के लिए पीछे पलटा ही था कि तभी मुझे एक आदमी की आवाज़ आई। उसने मुझसे मदद की गुहार लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, जल्दी से मेरा पाँव निकालो। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि उसका पैर दोनों पटरियों के बीच में फंसा हुआ था और एक ट्रेन दूसरी पटरी की ओर से तेज रफ्तार से सामने आ रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ये दोनों ट्रेन पटरी बदलने वाली है और इस आदमी की अब मौत पक्की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं, और अंत में मैं बस खड़ा होकर तमाशा देखने लायक बच गया। और इतने में ही वो दूसरी ट्रेन उस आदमी के बेहद करीब आ गई, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि फिर मेरी आंखें एक झटके से ही बंद हो गई और मैं सिर्फ इस चीज़ को एहसास कर सकता था कि वहाँ से ट्रेन गुजर गई थी। उसके बाद जैसे मैंने आँख खोली तो मैंने पाया कि ना ही तो मुझे वहाँ पर कोई ट्रेन नज़र आ रही थी और ना ही किसी आदमी का कटा हुआ धड़। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर जो हुआ था वो एक हकीकत थी या फिर मैं कोई सपना देख रहा था। उसके बाद जब मुझे वहाँ पर हल्का हल्का डर लगने लगा तो मैं वहाँ से हटा और सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था और मुझे रास्ते में करीब आधा घंटा तो लगने ही वाला था।
तो ऐसे में मैं रास्ते से जल्दी भगवान का नाम जपता हुआ आगे की तरफ चलता जा रहा था। मुझे तो लग रहा था कि उस आदमी के ट्रेन के नीचे आने के बाद वहां पर पुलिस आएगी और वहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन वहां के सन्नाटे को देखकर ये चीज़ तो साफ हो गई थी कि उस स्टेशन पर ना ही तो कोई नॉर्मल आदमी आता है और ना ही तो कोई पुलिस वहां पर पहरा देती है। ना जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, मगर मैं इस वक्त जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। अब मैं उस स्टेशन से बाहर निकल गया था और स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि वहां पर गहरा और काला अंधेरा पसरा हुआ था। चांद की रोशनी भी वहां पर नजर नहीं आ रही थी। चांद भी अब काले बादलों के पीछे कहीं पर छिप गया था। मैं अपने डरे सहमे कदमों के साथ आगे चलता ही जा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। फिर अचानक ही मुझे अपने पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, अरे ओ भाई साहब, कहाँ इतनी तेजी से चले जा रहे हो? 2 मिनट रुको तो सही। ये आवाज़ सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो तो कोई नॉर्मल आदमी था जिसने अपने जिस्म के ऊपर लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी को देखते मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले यहाँ तक किसी आदमी को तो छोड़ो, जानवर तक को नहीं देखा था। फिर उस आदमी का अचानक यूँ मुझे आवाज़ लगाना थोड़ा अजीब लगा, पर फिर मैं उस आदमी का वेट करने के लिए वहीं पर खड़ा हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, लगता है भैया आप गांव की तरफ जा रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ। वो क्या है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको आवाज़ लगा लेता हूँ। जैसे उस आदमी ने आकर मेरे सामने ये सब बातें जाहिर की, तब जाकर मेरे शरीर को एक राहत मिली, वरना अब तक तो मैं पूरी तरह से कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं पर मामला उल्टा ना हो जाए। और फिर मैंने भी उस आदमी से नॉर्मल बात करना शुरू कर दिया। अभी हम उस आदमी से कुछ बातचीत ही कर रहे थे कि तभी उस आदमी ने बातों ही बातों में कहा, लेकिन भाई साहब, आप स्टेशन पर अभी अभी जो खौफनाक नज़ारा देख कर आए हैं, आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो आदमी है कौन? ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए थे और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस आदमी को ये बात कैसे मालूम कि अभी अभी मैं उस स्टेशन के ऊपर एक भयंकर नज़ारा देख कर आया हूँ। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से खिसिया कर पूछा, आप किस खौफनाक नज़ारे की बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने कहा, अरे भैया, मैं भी तो वहीं पर था। और फिर अचानक ही वहाँ पर किसी चीज़ के घूमने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पंखा चल रहा है। दोस्तों, उसके इतना कहते ही मैंने जैसे थोड़ा सा अपने बगल में देखा तो मैंने पाया कि अब उस आदमी की गर्दन उसकी धड़ पर नहीं थी। ये देखते मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया और मेरे दांत आपस में कटकटाने लगे। इस जोरदार गर्मी के माहौल में भी मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। और अब मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि जिस चीज़ को आज तक मैं अंधविश्वास के तौर पर ले रहा था, वास्तव में उसकी सच्चाई क्या थी। उस धड़कटे आदमी को अपने सामने देखकर मेरी तो वैसे भी हवा टाइट हो चुकी थी और ऐसे में मैंने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरे पास भागने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अभी मैं भाग ही रहा था कि अचानक ही वहां पर एक धूल का बादल उमड़ने लगा। उस धूल के बादल के बीच में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और मेरी आंखों के सामने भी अब काला सा अंधेरा छाने लगा था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और बिना देखे ही भागने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे मैं उस धूल के बादल से अलग हुआ तो मैंने देखा कि अब मैं वापस से उस स्टेशन पर आ गया था। अपने आप को उस स्टेशन पर पाकर जितनी बुरी तरह से मैं डरा हुआ था, शायद जिंदगी में पहले कभी भी मेरी ऐसी दशा नहीं हुई थी। हैरान के मारे मेरा दिमाग खराब हो रहा था तो दूसरी तरफ मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी मुझे वहाँ पर बहुत ही सारे लोगों की भागने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो लोगों की एक टोली मेरे पीछे भाग रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस समय करूं तो करूं क्या। मैं वापस उसी रास्ते से होता हुआ अपने गांव की तरफ रवाना होने लगा। हालांकि मुझे लग रहा था कि वापस से मेरा यही हाल होगा, मगर इस बार मैं जैसे ही रास्ते पर आया तो मुझे वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब एक बार के लिए ये मेरे लिए राहत की सांस हो सकती थी, क्योंकि मैं अब चुपचाप अपने गांव की तरफ रवाना होने वाला था। लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा और आगे आया तो वो आवाज़ और भी तेज होने लगी।
इस बार ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग मेरे बहुत ही पास आ गए हैं और अब मैं चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे कि जहाँ पर हमें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के होने का एहसास हो तो हमें वहाँ पर कभी भी पीछे पलट कर देखना नहीं चाहिए। मैं भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। पीछे पलट कर देखने की हिम्मत तो अब मेरे अंदर नहीं थी। कुछ दूर और आगे भागने के बाद मुझे सामने की तरफ एक टनल नजर आने लगा जो मुझे अपने गांव तक छोड़ सकता था, लेकिन इस टनल से होते हुए गुजरने के लिए मुझे थोड़ा खतरा भी उठाना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सही रास्ते से ही चलना चाहिए, क्योंकि सही रास्ते पर ना जाने की वजह से मेरे ऊपर और भी बड़ा खतरा बन सकता था। तब मैंने अपना इरादा बदल लिया। तभी मुझे उन लोगों की आवाज़ अब अपने बहुत ही करीब सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे बिल्कुल पीछे है। मैं पीछे मुड़कर देखना तो नहीं चाहता था, पर भूल भूल में मैंने जैसे पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे करीबन 5 लोग थे और वो पांचों के 5 एक ही तरह दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जिस तरह के कपड़े उस आदमी ने तब पहने हुए थे जब वो पटरी के ऊपर खड़ा था और वो ट्रेन की चपेट में आया था। कहीं ना कहीं ये सब पिशाची थे और इतना देखने के बाद एक बात तो पूरी तरह से पक्की हो चुकी थी कि ये सभी प्रेत हैं और ये मुझे कभी भी मार सकते थे। इसलिए मैंने तेज तेज भागना फिर से शुरू कर दिया था, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी क्योंकि मेरी सांसें फूलती जा रही थी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है और फिर मेरी बॉडी अचानक ही हल्की हवा में उठने लगी। अब मैं अपने हाथ पैर फेंकता जा रहा था, लेकिन मैं एक ही जगह पर स्थित था और तभी मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने की वजह से मेरे चेहरे पर भी बहुत चोटें आ गई थी और साथ ही साथ मेरे सर में भी पत्थर जैसी कोई चीज चुभ गई थी, जिस वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। और उसके बाद मैं दयनीय अवस्था में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उन 4-5 लोगों के अलावा अपनी जिंदगी जीने की कोई दूसरी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद दर्द के मारे मैं बेहोश हो गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। पर उसके बाद जैसे मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो उसी जगह पर लेटा हुआ था और इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। हालांकि हल्की हल्की ठंड मेरे जिस्म को अब लगने लगी थी, तो उसी वक्त मैं उठा और उसके बाद जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरे शरीर में मुझे अलग अलग भागों में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से घर पहुंच गया। आज मैं सही सलामत था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आखिर मेरी जान कैसे बची थी। फिर घर पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर वो भी मेरी तरह कांप उठे। और दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। फिर उसके बाद हमारे गांव में कुछ इस तरह का मातम छाया कि धीरे धीरे गांव पूरा खाली होने लगा। हर किसी के साथ छोटी मोटी घटना होना अब यहाँ पर आम बात हो गई थी और इसी के चलते गांव के लोगों ने उस गांव को अलविदा कहना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर गांव पूरी तरह से खाली हो गया और हम भी उस गांव को छोड़कर यहाँ से चले गए। पर दोस्तों, आज भी जब मैं सोचता हूँ तो उस स्टेशन को याद करते ही मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो धड़कते हुए आदमी आज भी मेरे दिमाग में किसी मूवी की तरह बसे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।